हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं ड्यून मूवी, जिसका बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये इस मूवी का फर्स्ट पार्ट है, जिसके काफी सारे एलिमेंट्स गेम ऑफ थ्रोन्स और स्टार वॉर्स से मिलते हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी शुरू होती है एक डिस्टेंट फ्यूचर से, जहाँ इवॉल्व होकर इंसान यूनिवर्स के काफी सारे प्लैनेट्स पर बस चुका है। इन प्लैनेट्स को अलग अलग हाउसेज एक कंट्री की तरह रन करते हैं और सब हाउसेज को कंट्रोल करता है हाउस कोरिनो का लीडर, जिसे सब एम्परर कहते हैं। उसके पास सर्डोकर नाम की एक बहुत पावरफुल आर्मी है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ हम एक ऐसे ही प्लेनेट अरेकिस को देखते हैं, जिसके रेत में मेलांस नाम का एक स्पाइस बनता है। पता चलता है कि इस स्पाइस को खाने से लंबी उम्र और कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटी मिलती है, और इस स्पाइस की पावर्स की वजह से ही लोग इंटरस्पेस ट्रेवल भी कर पाते हैं। तो इन सब खूबियों की वजह से ही ये स्पाइस ड्यून यूनिवर्स का सबसे कीमती रिसोर्स है। अरेकिस के लोग, जिन्हें फ्रेमन कहा जाता है, इस स्पाइस को बहुत पवित्र मानते हैं, लेकिन इसके रेगुलर यूज से उनकी आंखें बिल्कुल नीली हो गई हैं। आगे एक फ्रेमन लड़की चैनी हमें बताती है कि कैसे काफी सालों से हाउस हार्किनेंस के लोग इस स्पाइस को माइन कर रहे हैं, जिन्हें लीड करता है रेबन। फ्रेमन्स उन्हें अपने प्लेनेट से भगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हथियारों के आगे नहीं टिक पाते। फिर एक दिन एम्परर के ऑर्डर पर हार्किनेंस उनका प्लेनेट छोड़ देते हैं, और किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है। आगे सीन शिफ्ट होकर एक दूसरे प्लेनेट कैलेडन पर आता है, जो हाउस एट्रेडिस के कंट्रोल में है, और यहाँ हम एक लड़के पॉल और उसकी माँ जेसिका को देखते हैं। पता चलता है कि जेसिका असल में एक विच क्लैन बेने जेसिडिट से है, जो अलग अलग हाउसेस को सपोर्ट करती है। जेसिका को हाउस एट्रेडिस के लीडर लेटो की सर्विस में लगाया गया था, लेकिन वो दोनों आपस में प्यार कर बैठे, और पॉल उन्हीं का बेटा है। इन विचेस के पास काफी सारी सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं, और जेसिका यहाँ पॉल को इन्हीं में से एक सिखा रही है। उनकी बातों से पता चलता है कि पॉल को काफी टाइम से कुछ सपने आ रहे हैं, जहाँ वो एक नीली आंखों वाली फ्रेमन लड़की को देखता है, जो असल में चेनी है। एक दिन एम्परर का एक मैसेंजर उनके प्लेनेट पर आता है और लेटो को बताता है कि कैसे एम्परर के ऑर्डर पर अब उसे अरेकिस पर स्पाइस को माइन करना होगा। लेटो के एडवाइजर्स गर्नी और टूफिर को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो उन ऑर्डर्स पर सील लगाकर एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ जेसिका एम्परर की एक पावरफुल विच हेलेन को देखती है, जो उसकी पुरानी टीचर थी। आगे पॉल अपने डैड के सिक्योरिटी एडवाइजर डंकन से मिलता है, जो पहले अरेकिस जाकर सारे अरेंजमेंट्स करने वाला है। पॉल उसे बताता है कि कैसे अपने सपने में उसने डंकन को मरते हुए देखा है, और उसे सावधान रहने को कहता है। आगे उसके डैड उसे बताते हैं कि कैसे एम्परर उन्हें अरेकिस भेजकर हार्किनेन से लड़ाना चाहता है, ताकि उनका हाउस कमजोर हो जाए। फिर लेटो बताता है कि वो फ्रेमन से दोस्ती करना चाहता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनकी मदद कर सके, और इसीलिए उसने डंकन को पहले भेजा है। पॉल भी गर्नी से लड़ने के लिए ट्रेनिंग लेता है, जहाँ हम देखते हैं कि खुद को बचाने के लिए ये लोग एक तरह की एनर्जी शील्ड यूज करते हैं। आगे एक सीन में हम हार्किनेंस के प्लेनेट को देखते हैं, जहाँ रेबन लेटो को अरेकिस मिलने से बहुत नाराज है, लेकिन उनका लीडर बैरन उसे समझाता है कि ये सब उनके फायदे के लिए हो रहा है। इधर कैलिडन में हेलेन पॉल से मिलने आती है, क्योंकि उसे किसी तरह उसके सपनों के बारे में पता चल गया था। यहाँ पता चलता है कि हेलेन असल में पॉल का टेस्ट लेने आई थी, क्योंकि उसे लगता था कि पॉल ही वो मसीहा है जिसके बारे में पूरा यूनिवर्स बात कर रहा है। जाते हुए वो जेसिका को वार्न करती है कि अगर ये सच है तो पॉल पर बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। पॉल भी सब सुन लेता है, और जेसिका उसे बताती है कि कैसे ये मसीहा ही बुरे लोगों को खत्म करके यूनिवर्स में दोबारा शांति ला सकता है। आगे हम उन सबको अरेकिस जाने की तैयारी करते हुए देखते हैं, और जल्दी ही उनका शिप वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पॉल देखता है कि लाखों फ्रेमन उसे मसीहा समझकर देखने आए हैं, और जेसिका उसे बताती है कि ये खबर शायद हेलन ने ही फैलाई है। जल्दी ही वो लोग अपनी नई सिटी में पहुँच जाते हैं, जहाँ लेटो स्पाइस की माइनिंग को दोबारा शुरू करने को कहता है। यहाँ पॉल को पता चलता है कि इस डेजर्ट प्लेनेट पर कुछ बहुत बड़े सैंडवर्म्स भी रहते हैं, जो आवाज सुनकर अट्रैक्ट होते हैं, और फ्रेमन इनसे बचने के लिए एक ऐसे पैटर्न में चलते हैं जिससे डेजर्ट का नेचुरल साउंड निकलता है। आगे हम देखते हैं कि कोई उसे हंटर पोर्ट से मारने की कोशिश करता है, और पता चलता है कि ये हार्किनेंस का आदमी था, जिसे उन लोगों ने बहुत पहले ही दीवार में छुपा दिया था। इधर हेलेन बैरन को एट्रेडिस पर हमला करने को कहती है, और बताती है कि इस लड़ाई में उसकी मदद एम्परर की आर्मी करेगी। वो उसे बताती है कि जेसिका और उसका बेटा उनकी प्रोटेक्शन में है, इसीलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन बैरन अपने एडवाइजर को उन्हें भी मारने को कहता है। उधर डंकन वापस आकर उन्हें बताता है कि इस प्लेनेट पर उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा फ्रेमन रहते हैं, और वो ऐसे एक कबीले के लीडर स्टिलगर को अपने साथ लाया है। लेटो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, और कहता है कि पहले के जैसे अब कोई भी उन पर अत्याचार नहीं करेगा, लेकिन स्टिलगर उन्हें जल्दी से अपना काम खत्म करके वहाँ से जाने को कहता है। डंकन पॉल को गिफ्ट दिखाता है, जो उसे फ्रेमन से मिले हैं, जैसे कि एक कंपास, सैंड कॉम्पैक्टर और स्टील सूट, जिनके बिना डेजर्ट में जाना बहुत खतरनाक है। आगे लेटो अपनी टीम के साथ माइनिंग फैसिलिटी देखने जाता है, लेकिन पता चलता है कि बैरन के आदमी सभी मशीनों को बहुत बुरी हालत में
उन्हें छोड़कर गए हैं। वो तुरंत एम्परर की अपॉइंट की हुई मीडिएटर काइंस को बुलाता है, जो खुद भी एक फ्रेमन है। वो उन्हें कोई स्टील सूट देती है और बताती है कि इनमें ऐसी फिल्ट्रेशन तकनीक है जिससे ये शरीर से निकले गंदे पानी को दोबारा पीने लायक बना देती है, ताकि डेजर्ट में लोग अपनी जान बचा सके। आगे वो फील्ड में जाते हैं जहाँ एक मशीन माइनिंग कर रही है। काइंस उन्हें कुछ ड्रोन्स दिखाती है और बताती है ये वॉर्म को स्पॉट करने में मदद करते हैं, ताकि उनके अटैक करने से पहले वो मशीन को यहाँ से निकाल सके। तभी उनकी नजर डेजर्ट पर पड़ती है और वो देखते हैं कि एक वॉर्म सीधा मशीन की ओर बढ़ रहा है। वो तुरंत एक कैरियोल को बुलाते हैं, लेकिन उसका एक एंकर टूटने से वो माइनिंग मशीन को नहीं निकाल पाता। लेटो तुरंत अपने हॉप्टर को नीचे उतारता है ताकि वहाँ फंसे हुए लोगों को बचा सके। पोल भी हेल्प करने बाहर जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ फिर से विजन्स आते हैं और वो उनमें खो जाता है। गर्नी वहाँ आकर उसे वापस हॉप्टर में लाता है और वो लोग पहली बार उस वॉर्म को देखते हैं, जो देखते ही देखते माइनिंग मशीन को निगल जाता है। लेटो काइंस को मशीन्स की हालत दिखाता है और बताता है कि अगर उसने स्पाइस प्रोडक्शन शुरू नहीं की तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन काइंस कहती है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। आगे एक डॉक्टर यूए पोल को चेक करता है और कहता है कि शायद स्पाइस के अंदर जाने से उसे कोई एलर्जी हो गई होगी, लेकिन पोल जेसिका को अपने विजन के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस बार उसने फिर उस लड़की को देखा जो उसे मारने की कोशिश कर रही थी और उसे वहाँ एक क्रिस नाइफ भी दिखा, जिसे फ्रेमन एक पवित्र हथियार मानते हैं। विजन में वो जेसिका के अगले बेबी को भी देखता है और समझ आता है कि ये शायद उसकी बहन आलिया है, जिसे हम आगे के पार्ट्स में देखेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वादे के अनुसार एम्परर बैरन को अपनी आर्मी देता है और वो उन्हें लेकर अरैकिस पर हमला करने जाता है। इधर डॉक्टर यूए लेटो और पोल को कुछ दवाइयाँ देता है ताकि उन्हें अच्छे से नींद आ सके, लेकिन लेटो की आँख खुल जाती है और वो अपनी एक मेट को घायल पड़े हुए देखता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, एक निडल उसकी शील्ड को तोड़ती हुई उसे बेहोश करने लगती है। यहाँ उसे पता चलता है कि ये उसके अपने डॉक्टर यूए का ही काम है, जो बैरन की कैद से अपनी वाइफ को छुड़ाने के लिए उनके साथ हो गया है। यूए माफी मांगता है और उसकी रिंग निकालकर उसे पोल तक पहुँचाने का वादा करता है। आगे वो उसे एक नकली दांत लगाकर कहता है कि इसमें जहर भरा हुआ है और जब वो बैरन से मिले तो इसे पीसकर इस हवा से उसे मार सकता है। इधर लेटो के आदमियों को बैरन के हमले का पता चलता है और वो पूरी ताकत से उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन एम्परर की आर्मी के आगे नहीं टिक पाते। डंकन उनसे लड़ता हुआ पोल को बचाने जाता है, लेकिन देखता है कि वो गायब है और एक हॉप्टर लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि पोल और जेसिका को बैरन के आदमियों ने पकड़ रखा है, जो उन्हें वॉर्म के एरिया में फेंकने जा रहे हैं। यहाँ जेसिका एक बैग नोटिस करती है जिस पर डॉक्टर यूए के क्लैन का साइन है। आगे हम देखते हैं कि कैसे वो दोनों अपनी विच पावर यूज करके उन्हें अपने वश में कर लेते हैं और आपस में लड़ाकर सेफली नीचे आ जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि बैरन ने उनकी पूरी सिटी को तबाह कर दिया है और वो रात बिताने के लिए एक टेंट में छुप जाते हैं। इधर यूए बैरन से अपनी वाइफ को छोड़ने को कहता है, लेकिन वो उसे मार डालता है। फिर वो लेटो की ओर जाता है, जो मौके का फायदा उठाकर अपने दांत से वो जहरीली गैस बाहर निकालता है, जिससे उसके साथ साथ बैरन और उसके आदमी भी मारे जाते हैं। आगे कुछ लोग उस रूम से गैस को साफ करने आते हैं और देखते हैं कि बैरन ऊपर दीवार से चिपका हुआ अभी भी जिंदा है। इधर डेजर्ट में यूए के बैग से पोल को लेटो की रिंग मिलती है और वो समझ जाता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी उसे एक और विजन आता है जहाँ वो उसी लड़की के साथ मिलकर एम्परर की आर्मी से लड़ रहा है और वो समझ जाता है कि ये शायद आने वाली वॉर की निशानी है। वो किसी तरह बाहर आते हैं और देखते हैं कि डंकन उन्हें ढूंढता हुआ वहीं आ पहुंचा है। वो बताता है कि कैसे यूए के बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी था और काइंस भी उनकी मदद करने को तैयार हो गई है। वो लोग काइंस के अड्डे पर आते हैं, जो असल में एक टेस्टिंग स्टेशन था। वो बताती है कि यहाँ प्लेनेट को रहने लायक बनाने पर काम हो रहा था, लेकिन स्पाइस की खोज के बाद ये रिसर्च बंद हो गई। यहाँ पोल कहता है कि वो अपने डैड के कहे अनुसार फ्रेमन्स को ढूंढकर उन्हें अपने साथ मिलाएगा, ताकि वो मिलकर एम्परर के अगेंस्ट लड़ सके। आगे हम देखते हैं कि बैरन के आदमी उन्हें ढूंढ लेते हैं और पोल के सपने के जैसे ही डंकन उन्हें बचाते हुए मारा जाता है। वो दोनों काइंस के साथ एक सीक्रेट टनल में आते हैं और वो उन्हें एक हॉप्टर के पास भेजकर खुद बैरन के आदमियों को रोकने जाती है। वो एक डिवाइस से वॉर्म को अट्रैक्ट करती है, लेकिन तभी बैरन के आदमी वहाँ आ जाते हैं। इससे पहले कि वो उसे मार पाए, वॉर्म वहाँ आकर काइंस के साथ साथ उन सबको भी निगल जाता है। इधर जेसिका और पोल हॉप्टर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन देखते हैं कि कुछ लोग उनके पीछे लगे हैं। उनसे बचने के लिए वो एक सैंडस्टॉर्म में चले जाते हैं, जहाँ उनका हॉप्टर क्रैश हो जाता है। आगे एक सीन में हम बैरन को ट्रीटमेंट लेते हुए देखते हैं, जहाँ रेवन उसे बताता है कि जेसिका और पोल सैंडस्टॉर्म में मारे गए हैं। बैरन उसे सारे फ्रेमन्स को भी मारने का ऑर्डर देता है, ताकि आगे से कोई उनके काम में टांग ना अड़ाए। इधर पोल और जेसिका हॉप्टर से मिले स्टील सूट पहन लेते हैं और डंकन की दिए कंपास की मदद से फ्रीमैन कबीले को ढूंढने आगे बढ़ते हैं। वॉर्म से बचने के लिए वो फ्रेमन पैटर्न से चलते हैं, लेकिन फिर भी खुद को उसे अट्रैक्ट करने से नहीं रोक पाते। वॉर्म तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है,
लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें निगल पाए वो अचानक रुक जाता है। तभी उन्हें थम्पर की आवाज सुनाई देती है जो साउंड निकालने की एक डिवाइस है और उसे सुनकर वॉर्म वहाँ से चला जाता है। आगे वो देखते हैं कि कुछ फ्रेमन ने उन्हें घेर लिया है और पता चलता है कि ये स्टिलगर का ही कबीला है जो सिटी में उनसे मिलने आया था। वो लोग भी उन्हें वॉर्म से बचता देख इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद पॉल सच में मसीहा है। यहाँ पॉल पहली बार चेनी से मिलता है लेकिन उसे अपने सपने के बारे में कुछ नहीं बताता। स्टिलगर उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाता है लेकिन उसके एक साथी जेमिस को पॉल पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। जेमिस कहता है कि ये उसका थम्पर था जिसने उन्हें वॉर्म से बचाया और अगर ये सच में इतना काबिल है तो इसे मेरे साथ लड़ाई करनी होगी। पॉल मान जाता है और तभी फिर से उसे एक विजन आता है जहाँ एक आवाज उसे बताती है कि अपने अंदर के मसीहा को जगाने के लिए उसे पॉल एट्रेडिस को मारना होगा। तभी चेनी उसके पास आती है और अपना पवित्र क्रिस नाइफ देती है, ठीक वैसे ही जैसे कि पॉल ने अपने सपने में देखा था। वो कहती है कि वो उसे मसीहा नहीं मानती और ये नाइफ सिर्फ इसलिए दे रही है ताकि वो एक योद्धा की मौत मर सके। वो दोनों लड़ने लगते हैं जहाँ पॉल उसे काबू करके पीछे हटने को कहता है लेकिन स्टिलगर बताता है कि ये लड़ाई किसी के मरने के बाद ही खत्म होगी। ये सुनकर जेसिका बताती है कि पॉल निर्दयी नहीं है और उसने अभी तक किसी की जान नहीं ली। पॉल भी समझ जाता है कि वो आवाज असल में उसे बदलने को कह रही थी और वो जेमिस को मार डालता है। फिर पॉल उन्हें अपने इरादे बताता है कि कैसे उनके साथ मिलकर वो इस यूनिवर्स से एम्परर के आतंक को मिटाना चाहता है और उसकी बात मानकर वो लोग उन्हें अपने कबीले की ओर ले जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर वो एक फ्रेमन को वॉर्म पर सवारी करते हुए देखते हैं और चेनी उसे बताती है कि ये तो बस एक शुरुआत है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।